This conference will now be recorded. Now EFS is elastic file sharing and it is a storage account, but it's connect with only Linux server. Like if your companies use a Linux, so ये जो storage है ना, this storage only connect with Linux. So आप इस storage के अंदर Windows के साथ connectivity नहीं कर सकते हैं. It's only for Linux. Second, it is a region specific. इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये हमारा एक रीजन स्पेसिफिक है. रीजन और जोन, यानी कि अगर आप इसको यूएस रीजन में बना रहे हैं तो ये यूएस के ही रीजन में ही कम्युनिकेट करेगा. अगर आपने कोई सिस्टम यूएस रीजन से अदर रीजन में लगाया हुआ है तो उसके साथ ये कम्युनिकेट नहीं करेगा. गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तो मीनिंग समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन स्पेसिफिक गाइस? कि like there's a machine is available in Mumbai region and now you create a some machine is available in like a Singapore location. So this Singapore location machine is not connected with this storage account. Got it the point? This is the meaning of region specific. Everyone, Amir, Akash, Nikhil, Parul, Rakesh, got it the point? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Second thing, so ये जो storage है ना basically बनाया गया है Linux के लिए. Now the second point, choice is your कि either you connect storage one to one or either is your choice you connect a storage with one to many. Like कि आप क्या करते हो, एक ही स्टोरेज अकाउंट को दो सर्वर से अगर कनेक्ट करते हैं, नाउ यू कैन सेव Linux 2 PC वाला is create a one file xyz. Now this xyz file जो फाइल है वो आपके सिस्टम में ना सेव होगी, वो कहां पर सेव होगी? आपके स्टोरेज अकाउंट के अंदर सेव होगी. ऑल्सो जो भी सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड होंगे वो फाइल उनके पास भी शो होगी. So this is the one kinds of share storage. मेरी कंपनी है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो चाहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयज को अगर चाहिए तो इस पर्टिकुलर ड्राइव पे जाए और यहाँ से जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले. मेरे को हर सिस्टम पे जाके वो सॉफ्टवेयर कॉपी करना, वो करने की होती है. मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन क्या कर दिया, एक सेंट्रल पॉइंट पे स्टोर कर दिए. और आइदर कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है लाइक डेवलपर टीम है या टेस्ट टीम है, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रही है इसमें 100 एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. तो अब 100 एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि सेकंड वाले एम्प्लॉय ने क्या काम करा है. तो और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है. सो सबके सब लोग क्या करेंगे, हमने एक ऐसा स्टोरेज क्रिएट करा है कि सबके हमने वो स्टोरेज हर किसी के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दे, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो. नाउ अब क्या होगा कि अगर वो कोई भी काम करेगा तो उसका डेटा एक सेंटर पॉइंट पे सेव होगा और एज वेल एज आप लोग भी उस डेटा को देख सकते हो. गॉट इट द पॉइंट गाइस? इसीलिए इसका नाम है इलास्टिक फाइल शेयरिंग एंड ओनली फॉर लिनक्स. क्लियर गाइस? बट जो S3 स्टोरेज है वो आप लिनक्स और विंडोज किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो. बट दिस स्टोरेज ओनली फॉर लिनक्स. ये Amazon ने डेडिकेटेड स्टोरेज बनाया ओनली फॉर लिनक्स के लिए. लाइक अगर आपको किसी को पता हो लिनक्स में दो चीज आती थी. एक होता था NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, और एक आता था आपका सांबा. ठीक है, तो सांबा में क्या आता था कि लाइनक्स और विंडोज दोनों के साथ कनेक्टिवेशन था. बट NFS जो स्टोरेज था वो ओनली फॉर लिनक्स. तो ये NFS ही है. यहाँ पे NFS नाम ना देके इन्होंने क्या कर दिया है, EFS, इलास्टिक फाइल शेयरिंग कर दिया है. या बट जब आप इस प्रोटोकॉल को अगर इनको कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो आपको NFS प्रोटोकॉल ही अलाउड कराना पड़ेगा इन सिक्योरिटी ग्रुप. गॉट इट? नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल ही आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ कराना पड़ेगा तीनों के तीनों सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर.
नाउ कि सपोज करो कि आपकी मर्जी है कि आप अपने स्टोरेज को जोन बेस्ड क्रिएट करना चाहते हो या रीजन बेस्ड। आप रीजनल बेस्ड बनाना चाहते हो या जोन बेस्ड। जोन बेस्ड का मतलब और रीजनल बेस्ड का मतलब क्या है कि लाइक मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री के अंदर लाइक 20 स्टेट है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने कंट्री बेस्ड बनाया लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं बनाता हूं तो क्या मेरी सारे स्टेट एक्सेस कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस तो हर किसी के लिए है ना, बट एक रूल है स्टेट गवर्नमेंट का। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप जोन वाइज बनाना चाहते हो, जोन इज कॉल्ड ए स्टेट, या आप रीजनल वाइज कि अगर आप रीजन बनाएंगे तो कोई भी जोन उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये ऑप्शंस भी आपको वहां पर मिलेंगे जब आप EFS स्टोरेज डिप्लॉय करेंगे। गॉट इट गाइस? सचिन, सूर्यान, तन्मय, उमेश, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Got it. सर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि लिनक्स, आपको पता है कि लिनक्स के सर्वर हमने डिप्लॉय करे थे कि व्हेन यू डिप्लॉय लिनक्स मशीन, तो लिनक्स की मशीन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? EFS इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिनक्स के सर्वर पे भी आपको क्या आना चाहिए? EFS आपका इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ जब EFS आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, एंड सेकेंडली कि आपने जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करा है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों स्टोरेजेस की कनेक्टिविटी कराएंगे। क्लियर? बट रिमेंबर गाइस कि आपको पता है कि हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे पास ड्राइव्स होती हैं, यहाँ पर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, यस और नो? ये ड्राइव्स है ना गाइस? Yes, नाउ sir. सेम है लिनक्स के अंदर हमारे पास आती है डायरेक्टरीज। लिनक्स के अंदर क्या आती है? डायरेक्टरीज। तो आप यहाँ पे एक फोल्डर भी क्रिएट करोगे, यानी कि एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करोगे, और आप जिस डायरेक्टरी को इस स्टोरेज के साथ माउंट करोगे उसी डायरेक्टरी का ही डेटा क्या जाएगा? इस स्टोरेज पर माउंट होगा। पूरा इंटायर स्टोरेज नहीं होगा, आप जिस जिस डायरेक्टरी को माउंट करोगे उसी डायरेक्टरी का डेटा ही आपके उस डेटा के अंदर यानी कि उस स्टोरेज के अंदर जाएगा। नाउ कि वन यूजर इज अवेलेबल लाइक लक्ष्मण इज वर्किंग इन दिस लोकेशन, now the one more user is available, now it's install a EFS, now it's create a one directory, and now it's also connect with EFS. अब होगा क्या गाइस कि दिस इज अनदर रीजन लाइक अ सचिन। अब सिंपल सा है कि अगर लक्ष्मण यहाँ पे कोई भी A या B या C नाम की कोई भी फाइल बनाता है, तो ये ABC फाइल आपके कहां पर सेव होंगी? इस स्टोरेज के अंदर, यानी कि ये इस सिस्टम का स्पेस यूटिलाइज नहीं करेगी, वो कहां का स्पेस यूटिलाइज करेगी? बट एज वेल एज सेम ही स्टोरेज से कौन कनेक्ट है? सचिन। तो ये स्टोरेजेस, ये फाइल्स को एडिट और देख सचिन भी सकता है। गॉट इट? द शेयरिंग का मतलब, इज इट क्लियर? क्रिकेट Yes, sir. मैच, Clear. यस yeah, this is a work as a one kinds of repository. Clear guys? It's work one kinds of repository. After that, next point, so how to implement. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये तो था EFS की बात हम कर रहे थे। एक और चीज यहां पर है कि अब मैं EFS को हटा के अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं RDS, रिलेशनल डेटाबेसेस। RDS का मतलब है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है वो आपका SQL डेटाबेस भी हो सकता है, Oracle भी हो सकता है, MySQL भी हो सकता है, MariaDB भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका डेटा सेव होता है। लाइक आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आप फ्लिपकार्ट या कहीं भी जाके कोई भी फॉर्म करते हो तो आपका डेटा कहीं तो सेव होता होगा। सो दो टाइप्स का डेटा होता है, एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट और एक होता है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो ये जो SQL डेटाबेस है, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ये किस डेटा को स्टोर करता है? स्ट्रक्चर फॉर्मेट, और ओनली ऑन टेबल फॉर्मेट, जो रो और कॉलम की फॉर्मेट में होगा, और स्ट्रक्चर
गॉट इट गाइज? दो टाइप का डेटा होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है गाइज, कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा नेम और एज, नहीं, नेम, एज, नेम, लोकेशन एंड लाइक अ नेम, पिन कोड। देयर आर 3 डेटा। ये मेरे पास 3 इंफॉर्मेशन है, या तो किसी की नेम होगी, या एज हो गया, नेम होगा, लोकेशन होगा, नेम या पिन कोड होगा। बट गाइज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कि डेटाबेस के अंदर, कि यहां पर सिर्फ जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है नेम और एज का, तो यहां पर कौन सी वाली एंट्री होगी? सिर्फ ये वाली एंट्री हो सकती है, ये वाली एंट्रियां नहीं होंगी। दिस इज अ स्ट्रक्चर वे, कि अगर आप अपना एक घर बना रहे हो, आपने नीचे 4 पिलर लगाए हैं, अब सेकंड फ्लोर बनाओगे तो 4 ही पिलर लगेंगे, 5वां पिलर लगेगा ही नहीं। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? स्ट्रक्चर का मतलब है जो आपने नींव रख दी उसी के बेस से ही पूरी बिल्डिंग बनेगी। और अनस्ट्रक्चर का मतलब है कि पहला फ्लोर कुछ और है, सेकंड फ्लोर कुछ और है। सेकंड फ्लोर पे आपने क्या करा, किचन की जगह आपने बेडरूम बना दिया, बेडरूम की जगह किचन बना दी। दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर। गॉट इट गाइस? Yes, sir. स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मीनिंग समझ रहे हो? तो जो भी डेवलपर हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स बनती हैं, या जो भी आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो हर उसमें डेटाबेस यूज होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारा क्या, डेटा काफी ज्यादा हो चुका है। आज के टाइम पे हमारा जो डेटा है वो काफी ज्यादा हो चुका है। सो एक और डेटाबेस आ चुका है जो कि आपका है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों एंट्रीज आ सकती हैं, और उसको बोलते हैं हम नो एसक्यूएल डेटाबेस। उसको क्या बोला जाता है? नो एसक्यूएल डेटाबेस। दीज ऑल आर द एसक्यूएल डेटाबेसेस और दिस इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। यानी कि किसी भी टाइप्स का आप डेटा यहां पर रख सकते हो। और वो कौन से होते हैं? लाइक कॉस्मोस डीबी, नाम सुनाओ तो, डायनामो डीबी, मोंगो डीबी, ये सारे वो डेटाबेसेस हैं जो आपके अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। यानी कि किसी भी टाइप्स की एंट्री हो, लाइक आज आप बिग एप्पल पे जाते हैं या किसी भी शोरूम पे जाते हैं, आपका वहां पे अपना नाम बताते हैं, अपना मोबाइल नंबर, और आपका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। अब सम टाइम क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर तो है बट वहां पे आपका नाम अपडेट नहीं होता है। अब आप क्या करते हो, अपना नाम बताते हो, आपने नेक्स्ट टाइम पेमेंट किसी और कार्ड से करी थी, तो उस कार्ड की डिटेल अपडेट कर देंगे। उसका नेक्स्ट टाइम आप किसी और कार्ड की करते हो तो आपके सेकंड कार्ड की अपडेट कर देंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सारी चीजें वो वहां पे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। बाद में क्या करते हैं, आपको अलर्ट्स आ रहे हैं, आपका हैप्पी बर्थडे का अलर्ट्स आ रहा है, आपको ऑफर्स आ रहे हैं कि ये ऑफर आज हमारे पास चल रहा है। मतलब क्या है कि एक ऐसा डेटाबेस कि कभी भी कस्टमर आ जाए तो हम उसकी एंट्री को एड ऑन कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है अनस्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर हमने 2 ही कॉलम बनाए तो सिर्फ वही 2 एंट्री है, तीसरी एंट्री अगर कस्टमर के पास है भी तो भी हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जो है वो गाइस है डायनामो डीबी। तो कॉस्मोस डीबी बेसिकली अजूरे पे यूज होता है, एंड डेवऑप्स के एडब्ल्यूएस के अंदर वी आर यूजिंग द डायनामो डीबी। बट नाउ अभी मैं आपको 2 चीज करा रहा हूं, हाउ टू क्रिएट आरडीएस एंड हाउ टू प्रोवाइड आरडीएस कनेक्टिविटी। नाउ कि ईएफएस तो सिर्फ लिनक्स के साथ ही कनेक्ट होता है। ईएफएस किसके साथ कनेक्ट होता है? लिनक्स के साथ। बट आरडीएस जो है वो लिनक्स और विंडोज हर किसी के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यू कैन आल्सो कनेक्ट द आरडीएस विद विंडोज, क्योंकि ये डेटाबेस है और वो स्टोरेज है। तो स्टोरेज और डेटाबेस में क्या फर्क है गाइस? स्टोरेज में आप किसी भी टाइप्स का डेटा रख सकते हो, आइदर वीडियोस फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, व्हाटएवर। बट डेटाबेस के अंदर आपको सिर्फ एंट्रीज, रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे वहां पर। गॉट इट गाइस? Is it clear? EFS and RDS. So the question is, what is EFS? Use of EFS. And what is RDS? Use of RDS. What is DynamoDB? Use of DynamoDB. Got it points, guys? These are the 3 questions. Now I'm start the implement. I'm just logging with my cloud portal.
और गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पोर्टल चेंज हो चुका है, सो यूट्यूब पर भी आपकी पुरानी वीडियोस मिलेंगी सारी जगह। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ आई एम अवेलेबल इन मुंबई लोकेशन। मैं जो अपना सर्वर्स बना रहा हूँ मुंबई लोकेशन पे हूँ। आइदर चॉइस कि आप हांगकांग, जकार्ता, लंदन, पेरिस, मिलान किस लोकेशन पे बनाना चाहते हो। दीज आर द डेटा सेंटर्स इज अवेलेबल and now I'm just click on a security group and I'm create a one security group. Give the name is like RDS EFS SG. So guys मैं 2 राउंड लैप करा रहा हूँ। Now the allow the protocols, select the default VPC inbound rules. So inbound के rules के लिए EFS के लिए आपका जो प्रोटोकॉल है guys वो है NFS. This protocol for EFS and now RDS के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है आपका MySQL Aurora. Got it? नाउ अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं पता है तो सेकंड्स है, ऑल ट्रैफिक आप कर सकते हो। नाउ द कस्टम एनीवेयर एंड नाउ आई एम आल्सो अलाउड द IPv6। सो हमारे आईपी अलाउड नहीं होंगे तो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट भी नहीं होंगे। सो नाउ मैंने ये प्रोटोकॉल्स अलाउड कर दिए एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। You know very well कि which key pair is required for Linux for PAM, PPK and Windows for PAM. Now so I'm just create two servers, one server in Linux and second server for Windows. No, I'm just created two server for Linux only. Windows का मैं अपनी ही सिस्टम फिजिकल मशीन को कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। Got it guys? So मैं विंडोज की वर्चुअल मशीन नहीं बना रहा, अगर आप बना के करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अपनी फिजिकल मशीन को कनेक्ट करूंगा। Now guys I'm just go to instances, launch instance, give the name of like a Linux A and select Amazon Linux. This one default T2 micro key pair. I'm select a Linux key and security default security group is it default VPC. Deploy in zone A. Select the existing security group. So now I'm not select, I'm select this one RDS and EFS. And now the launch instance. पहला सर्वर बनाया guys and zone A के अंदर मैंने deploy कराया this server. Now I'm create a one more Linux server. Linux B. Select the again Amazon server operating systems. Select T2 micro approximately cost $17 और guys देखिए पहले ऑप्शन नहीं आता था, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अगर आप कोई भी हार्डवेयर टाइप लेते हैं तो कितने डॉलर के आपके चार्जेस बनेंगे। So now I'm select T2 micro key pair, again I'm select a Linux key, edit default and select the existing security group. Now the RDS.EFS and now the launch instance. I'm create one more server for Windows. Launch instance Windows भी create ही कर लेते हैं like a Windows. Select Windows is a product of Microsoft. Now select a server 2012. T2 micro Windows के लिए required a .pam extension की भी है। Edit select existing security group। so मैंने all traffic करा हुआ है इसलिए मुझे RDP अलाउड कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि all traffic है तो सारे protocols already allowed हैं। And now launch instances. So guys I have created 3 server. Clear guys? Now अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, EFS करना है मेरे को। so मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल EFS। जो भी मेरी Linux की मशीन है मैं वहां पे क्या इंस्टॉल करूंगा, EFS। EFS की कनेक्टिविटी के लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, EFS करना पड़ेगा। और अगर मुझे SQL कनेक्टिविटी करानी है तो इंस्टॉल SQL। और SQL के लिए मेरे को SQL इंस्टॉल करना पड़ेगा हर मशीन पे।
So SQL की कनेक्टिविटी में 3 मशीन्स पे कराऊंगा. So now I'm install SQL. This is my physical machine. Clear guys? So first install EFS, then I'm create a EFS storage. So I'm just click on here, and now I'm just log in with Linux machine. How to log in with Linux machine? Select this Linux machine IP, then click on putty, then go to putty. Session SSH, give the IP specific user EC2-user, select a key pair. So guys, this is a Linux one. Now I'm create a one more machine, another machine Linux B. So I'm access this machine. So guys, ये machine मैंने मुंबई लोकेशन पे डिप्लॉय करी है. Now sudo su-super user do and yum update -y. तो yum repositories को अपडेट कर रहा हूँ. sudo su-yum update -y. Now I'm just connect these two server. Now I'm install a EFS. So EFS utils की मैं कमांड देख लेता हूँ गूगल से. So EFS installation. EC2. So manual installing the Amazon EFS. So guys, एक commands होती है EFS utils की. Yeah. Sudo yum install y Amazon EFS utils. So I'm copy and share with you in our chat box. I'm just come to the server and now right click and paste. Now install the EFS, and now I'm install the EFS. तो दोनों सिस्टम पे मैंने क्या इंस्टॉल कर लिया है, EFS इंस्टॉल कर लिया है. नाउ यहाँ पे जो मेरा यूजर है लाइक MKDIR, मेरी एक डायरेक्टरी है लाइक राकेश. नाउ आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी. ls करके देख लेते हैं. सो ls करके देख लेते हैं. तो राकेश नाम की एक डायरेक्टरी बन गई. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर डायरेक्टरी इज MKDIR Sachin and now the ls. So guys, मैं चाहता हूँ कि सचिन अगर अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा रखता है तो वो उस स्टोरेज पे सेव हो और राकेश भी उसको देख सके, और राकेश अगर कोई भी डेटा रखता है तो वो भी उस स्टोरेज पे सेव हो और सचिन भी उसको देख सके. Got it the point guys? Is it clear everyone? Yes, sir. Now so I'm create a EFS storage. सबसे पहले मैं EFS storage कर रहा हूँ. So how to create EFS? I'm just go to portal and search EFS. So already EFS एक बना हुआ है. Now I'm delete this EFS. Create EFS name like my storage, and now virtual network shit. My storage virtual private cloud. So I'm using a default VPC. Regional का मतलब है सारे जोन कनेक्ट हो सकते हैं.
लाइक सेंटर, और वन जोन का मतलब है कि आप स्पेसिफिक जोन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। सो गाइस मेरी मशीन अलग अलग जोन में है, सो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, वन जोन या रीजनल? Regional. I'm select a regional option. Now the create. So guys, when you create this file, so यहाँ पे जब आपने regional कराया ना, तो ये क्या करेगा, जितने भी regions हैं उन सबको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा यहाँ पे। और मुंबई के अंदर मेरे पास 3 zones हैं, जितने भी zones हैं सबको ऐड कर देगा। और मुंबई के अंदर मेरे पास कितने zones हैं, 3 zones हैं, zone A, zone B and zone C। बट zone C में तो मैं काम ही नहीं कर रहा, so मैं यहाँ से क्या करूंगा, zone C को रिमूव करूंगा। सेकंड, मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाया था जिसके अंदर NFS प्रोटोकॉल अलाउड है, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप भी मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया तो भी मेरा एक्सेसिंग नहीं होगा। So I'm refresh it and now click on this, then go to the network and यहाँ पे देखिए तीनों जोन उसने ऐड कर दिए, जोन A, जोन B and जोन C, और इस ऑप्शन इज क्रिएटिंग। So just wait for 1 minute, जब तक ये बन रहा है हम अपना डेटाबेस बना लेते हैं गाइस। हाउ टू क्रिएट RDS, so search in RDS, relational databases service। तो गाइस RDS में आप फ्री टायर ऑप्शन सेलेक्ट करना, तभी RDS बनाना, अदरवाइज आपका बहुत मोटा बिल बनेगा। $500 से $600 का बिल एक बार में बनता है। Now I'm just click on RDS and click on databases, or either you can click on create a databases। जब आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है कि आपकी कंपनी Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL कौन सा ले रही है। तो उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस आपके कैलकुलेट होके आपके पास चार्जेस आएंगे। बट गाइस ऑलवेज यू रिमेम्बर कि आप टेस्टिंग में हो, तो आप यहाँ पर MySQL सिर्फ एक फ्री है, इसके अलावा कोई और फ्री नहीं है। अगर आप MySQL भी लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्री टायर, मैं अभी फ्री टायर नहीं सिलेक्ट कर रहा। आपने डेटाबेस का नाम दे दिया लाइक ICCP डेटाबेस। नाउ द यूजर नेम एडमिन, आप कोई भी नाम दे सकते हो। डेटाबेस पे लॉगिन होने का पासवर्ड है लाइक PASSWORD, पासवर्ड ही मैं सेट कर देता हूँ गाइस। नाउ कि आपने अब यहाँ पे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट ले ली, सपोज कर लिया आपने ले लिया कि मेरे को तो 16 GB रैम और 4 CPUs चाहिए डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, जो डेटाबेस सर्वर यूज करेगा। स्टोरेज आपने कहा था 100 GB नहीं, मुझे तो 1 TB स्पेस चाहिए। ऑटो स्केलिंग भी चाहिए, बैकबोन भी चाहिए, फेलियर भी चाहिए, एंड कनेक्टिविटी और पब्लिक एक्सेस भी मेरे को चाहिए कि मैं चाहता हूँ मेरा डेटाबेस वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेस हो। तो अप्रोक्सीमेटली गाइस इसकी जो कॉस्ट आपकी आएगी ना, वो कॉस्ट आपकी आएगी अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे दिखाएगा तो एंड में ओके शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक भी नहीं करूंगा, अदरवाइज वो कर ही देगा। पहले कॉस्ट भी शो कर देता था वो, अब नहीं आ रहा है नाउ। बट सिंपल सा गाइस, आप हमेशा फ्री टायर पे क्लिक करके करना टेस्टिंग में, क्योंकि मिनिमम जो यहाँ पे कॉस्ट बनती है वो आपकी मिनिमम 400 की कॉस्ट बनेगी $400। तो अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हो कि कितने हजार रुपए का बिल आपका बन जाएगा। तो फ्री टायर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्री टायर में आपका कोई नहीं मिलेगा, आपको 750 आवर्स फ्री ही मिलेंगे। बट फ्री टायर्स के अंदर लिमिट क्या है, मैंने यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, डीप इंस्टेंस T3 माइक्रो आ रहा है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो लेनी है एक, तो आपको गॉट इट द पॉइंट, क्योंकि T2 माइक्रो डॉट माइक्रो में आपके पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे लिमिट भी है 20 GB। अगर आप फ्री टायर यूज करते हैं डेटाबेस तो आपकी लिमिट कितनी है, 20 GB है। वी डोंट रिक्वायर ऑटो स्केलिंग, मुझे नहीं चाहिए फ्री टायर के अंदर ऑटो स्केलिंग, मुझे रियल। मल्टी जोन का मतलब है कि आप अपना जो एसक्यूएल बना रहे हो सिंगल जोन में बनाना चाहते हो मल्टी जोन में। फ्री टायर के अंदर मल्टी जोन वाला भी ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी पेड सर्विस लोगे तो वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस शो करेंगे। नाउ द कनेक्टिविटी, आई एम सेलेक्ट द डिफॉल्ट VPC।
सबनेट्स इन विच, so this is a default VPC and public access दे रखा है security group. So now guys I'm select existing security group RDS EFS, और इसी security group के अंदर मैंने ऐड कराया हुआ है क्या अपना MySQL Aurora protocol. Now कि आप किस जोन के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हो, so मैंने बताया था कि if you can select a free tier, so there the two zone is available, zone A and zone B. Now I'm select a zone B. मैं zone B के अंदर अपने सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, and nothing backup मैं select Windows not preference कर देते हैं, copy for tag नहीं चाहिए मुझे, enable auto monitoring no need. So ये देखिए ये आपकी फ्री टायर लिमिट्स यहाँ पे आ चुकी है. So the Amazon RDS free tier is available to use the 12 month each calendar month. Now create database. So guys database create होने में आपको approximately 5 to 10 minutes लगेंगे. I'm back to connectivity कि मैंने अब एक database भी बना लिया है, EFS भी बना लिया और machines भी. So how to provide a connectivities. So सबसे पहले हम EFS को कनेक्ट करते हैं. So EFS को कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे मेरा EFS क्रिएट हो चुका है. Now first of all I'm added this EFS. मैनेज, और मैनेज में आने के बाद C को तो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरी जो रिसोर्सेज है वो जोन ए या जोन बी के अंदर बनी हुई है. नाउ हम रिमूव द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप एंड ऐड वो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर रहा हूँ जो मैंने बनाया था RDS EFS. आपको सिर्फ क्लिक करना है और ये मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लिए जो मैंने डिप्लॉय करे थे. नाउ सेव. आफ्टर दैट अब मुझे ये EFS की कनेक्टिविटी करनी है. सो यू कैन सी द ऑप्शन अटैच एंड दिस इज अ बिग URL. आपको ये URL कॉपी करना है और वो भी कहां तक करना है, यहां तक करना है, EFS नहीं करना. और इधर अगर आप कर भी लें, EFS का मतलब है वो डायरेक्टरी का नेम जो डायरेक्टरी आप माउंट कराना चाहते हो. बट मैंने EFS के नाम से नहीं बनाई, मैंने बनाई है राकेश के नाम से और सचिन के नाम से. तो EFS की जगह मैं वो डायरेक्टरीज का नाम दूंगा. सो नाम जस्ट क्लिक सिलेक्ट कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कम टू Linux A एंड पेस्ट. मैं यहाँ पे ls कर लेता हूँ. नाउ द डायरेक्टरी इज अवेलेबल, राइट क्लिक एंड पेस्ट, और एंड में मैं EFS की जगह यहाँ पे कर देता हूँ राकेश. नाउ गाइस मेरी ये डायरेक्टरी यहाँ पे कनेक्टेड हो गई है. सेम एज मैं यहाँ पर आता हूँ, आई एम टाइप द ls, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी सचिन के लिए. नाउ द पेस्ट एंड गिव द नेम ऑफ सचिन. सो गाइस दोनों तरफ मैंने डायरेक्टरी कर लिया. अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पे CD सचिन करके जाता हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी फाइल बनाता हूँ, TOUCH touch FILE file 1 FILE file 2 and MKDIR make a directory INDIA India DELHI Delhi. सपोज करो कि ये काम सचिन ने करा है, LS सचिन के सिस्टम पे दिख रहा है, बट आप देखिए आपको CD राकेश के सिस्टम पे भी ये काम दिखेगा. Got it the point everyone? यहां से राकेश कुछ बनाता है लाइक MKDIR हेलो. नाउ LS, तो देखिए यहां पर भी है बट आपको यहां पर भी दिखेगा, और कितना फास्ट रेप्लिकेट हो रहा है. क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज शेयर किया, मेरा डेटा Yes, शेयरिंग sir. हो रहा है. अब हम कॉमन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं. नाउ सेकंड RDS. सो RDS के लिए मैंने आपको बताया था कि डेट अगर आपको SQL करना है तो SQL के लिए भी आपको सबसे पहले SQL क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो yum install MySQL. तो सबसे पहले मैं MySQL इंस्टॉल कर लेता हूँ. yum install MySQL. Now same as yum MySQL. सो MySQL इंस्टॉल होने के बाद अब MySQL की कनेक्टिविटी आपको करनी है. सो आपके पास SQL का एक तो होस्ट नेम होना चाहिए, दूसरा आपके पास SQL का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए.
तो जब मैंने SQL RDS बनाया था तो आईडी और पासवर्ड भी मैंने ऐड ऑन करा था. तो नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू RDS. मेरा RDS यहाँ पे बन चुका होगा गाइस. आई एम रिफ्रेश. तो बैकअप कंडीशन में है ये. तो ना अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एंड पॉइंट देगा. तो इस एंड पॉइंट के थ्रू आप कनेक्टिविटी करोगे. पब्लिक एक्सेस है, यानी कि आप पब्लिकली भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. गॉट इट गाइस? एवरीवन गॉट इट? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूं मैं. सो नाउ कि ये मेरे RDS की कॉन्फ़िगरेशन है, स्टोरेजेस वगैरह हैं. यूजर नेम क्या है? एडमिन है. सो नाउ कि मेरे को एंड पॉइंट भी मिल गया, यूजर नेम भी मिल गया. आई एम जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट. एंड नाउ अगर मेरे को अब लाइनक्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो मैं क्या करूंगा, MySQL -u. u मींस यूजर नेम. यूजर नेम क्या है? एडमिन. -h. h का मतलब है होस्ट नेम. होस्ट में नेम का मतलब है वो एंड पॉइंट जो मैंने कॉपी करा है. और -p. देन इंटर पासवर्ड. और यूजर का पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही सेट करा था. MySQL -u for username admin, -h for hostname, and -p and PASSWORD. Guys, I think so पासवर्ड ही था या कुछ और था? पासवर्ड ही डला गया था. की तो कोई गलत प्रेस नहीं हो गई. चलिए इसको अभी होल्ड पे जाने दो. अभी ये लिनक्स पे अभी यहाँ पे चल ही रहा है. नाउ विंडोज पे भी हम कर लेते हैं. अभी लॉगिन होने में थोड़ा सा शायद टाइम ले रहा हो. तो अगर आपको विंडोज पे करना है तो गाइस विंडोज के लिए आपको क्या करना है, हम जस्ट लॉगिन विद विंडोज मशीन. हमने विंडोज के सर्वर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं. नाउ विंडोज, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन RDP get password, browse, select the key, decrypt password, copy, download the machine, RDP session and connect. So Windows पे भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, SQL इंस्टॉल करना पड़ेगा. और SQL इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा, SQL वर्कबेंच. नाउ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड आई थिंक सो कर रखा है. मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा. ओपन VPN. Yeah, here on MySQL workbench, I'm just copy this software and come to this machine and paste. और यहाँ पे भी आके मैं क्या करूंगा, इस SQL को इंस्टॉल करूंगा. सो लिनक्स पे तो हम एक सिंगल कमांड से कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या विंडोज पे वो सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना पड़ता है गूगल से, देन इंस्टॉल करना होता है. Now guys, after that I'm just double click, next and install. And finish.
सो मेरे को अब इसकी कनेक्टिविटी करानी है, तो सेम वही है, कनेक्टिविटी कराने के लिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, लाइक give the name any name, AWS RDS, and host name के अंदर you can put the same endpoint, so I'm just copy the endpoint. Username is admin, store in vault, and password PASSWORD. Now click OK. Now OK. तो चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ ओपन हो जाता है तो ठीक है, यहाँ भी नहीं होता है तो मे बी है कि पासवर्ड फिर हम गलत यूज कर रहे हैं. So guys, problem with passwords may be कोई की गलत दब गई होगी जल्दबाजी में. So I'm edit. So मैं या पासवर्ड का मेरा एरर है. So guys मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अब ये अगर डेटाबेस एडिट करना है तो I'm just click on modify. एंड मॉडिफाई पे आके मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने हैं कि मेरे साथ हो सकता है कि मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो मैं रीसेट कर रहा हूँ पासवर्ड डेटाबेस का. सो आई एम कम टू न्यू पासवर्ड, न्यू मास्टर पासवर्ड इज द पासवर्ड इज लाइक PASSWORD 1 2 3. सो सेम सेटिंग्स है गाइस, जो भी सेटिंग्स आप देना चाहते हैं वो सेटिंग्स अपनी एडिट कर सकते हो. एंड नाउ कंटिन्यू. सो मॉडिफाई डेटाबेस. तो अभी हो रहा है स्टेटस, मेरा क्रेडेंशियल्स अपडेट हो रहे हैं. तो क्रेडेंशियल्स अपडेट होने के बाद हम दोबारा से ट्राई करते हैं लॉगिन होने की. तो गाइस हम लोगों का काम है सिर्फ डेटाबेस बनाना और जो भी डेवलपर है उसके सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी कराना. उसके बाद डेवलपर का काम है वो क्या वेबसाइट बनाता है, किस वेबसाइट के साथ ऐड ऑन करता है डेटाबेस को, वो उनका काम है. क्लियर गाइस? Yes. So approximately 3 to 4 मिनट लगेगा दोबारा से अपडेट होने में. एंड उसके बाद हम दोबारा से ट्राई करेंगे यहाँ पे. एडमिन का ए तो कैपिटल नहीं था, टेस्ट कनेक्शन करके देख लेते हैं. So again login PASSWORD password 1 2 3. What happened? क्यों है डिनाई जा रही है रिक्वेस्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी में?
-u admin admin -h hostname एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, फिर से एरर दे रहा है, फिर से एरर दे रहा है। तो गाइस ये तीनों में से कहीं भी एक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी enable to connect a local host. So I'm back to again database and मैं database के security group को सबसे पहले चेक करता हूँ कि उसके अंदर protocols हैं या नहीं है। Got it guys? क्योंकि security group के अंदर अगर आपके protocols नहीं होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। So now that this is a security group और यहाँ पे security group ही गलत आ चुका है। इसने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया जबकि हमने प्रोटोकॉल किसमें अलाउड करा था, अपने वाले में। गॉट इट द पॉइंट गाइस? यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप आ गया जिसके अंदर प्रोटोकॉल ही अलाउड नहीं हो रखा है। So now I'm just go to inbound rule, edit inbound rules और यहाँ पे कस्टम के अंदर ही आ रहा है। I'm just click add rule, मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ही कर देता हूँ, custom anywhere. Got it the point everyone? Custom IPv6 and save it. और चलिए अब ट्राई करते हैं। तो नाउ इट्स एक्सेसिबल। क्लियर गाइस? द प्रॉब्लम किस वजह से थी? अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराता हूँ show show database and now execute this command, तो देखिए वो बता रहा है MySQL डेटाबेस है। अगर आपको कोई नया डेटाबेस बनाना है create create database with the name of like INDIA India DB, CREATE। तो कमांड फेल हो गई। कोई बताएगा क्या कमांड है डेटाबेस क्रिएट करने की? create database और give the database name is INDIA India and now execute। तो देखिए यहाँ पे मेरा create database इंडिया हो चुका है। अगर मेरे को एक और करना है तो लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ US, now execute। और अगर मुझे database देखना है तो I'm type a command show show databases and now the execute। ये देखिए यहाँ पे यूएस और इंडिया। तो ये दोनों डेटाबेसेस मैंने कहां से बनाया? विंडोज से। और मेरा लिनक्स भी इसी डेटाबेस से कनेक्टेड है, यानी कि लिनक्स पे डेटाबेसेस दिखने चाहिए। नाउ चेक कर लेते हैं लिनक्स पे भी लॉगिन हो गया। आई एम जस्ट क्लिक ऑन लिनक्स सर्वर एंड लॉगिन अगेन। नाउ इट्स एक्सेसिबल show data basis। तो गाइस देखिए यहाँ पे यूएस और इंडिया दोनों डेटाबेसेस आ गए। सो प्रॉब्लम सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप की थी कि हमने प्रोटोकॉल अलाउड नहीं कराया था। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। ना अगर आप यहाँ से ही बनाना चाहते हो CREATE create database like ICCP, so create 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 database and now check। तो देखिए यहाँ पे एक और आ गया। और मैं अगर दूसरी मशीन पे जाके लॉगिन करता हूँ दोबारा से,
तो यहाँ पे भी देखिए यूएस, आईसीसीपी, इंडिया तीनों आ गए और ये यहाँ पर आपको अभी 2 ही दिख रहे हैं ना। अगर हम अगेन दोबारा से यही कमांड चलाता हूँ मैं तो आपको तीसरा डेटाबेस भी आ जाएगा। एंड अब जिस भी डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करनी है वो करनी है, सो डेवलपर्स अपने अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज एसक्यूएल और आरडीएस नाउ अगर फिजिकल मशीन से भी कनेक्ट करानी है, ये मेरी फिजिकल मशीन है, वो तो मेरी वर्चुअल मशीन थी ना। अगर फिजिकल मशीन भी करानी है तो यहाँ पर भी आपका वर्क बेंच इंस्टॉल होना चाहिए गाइस। माई एसक्यूएल वर्क बेंच आपका क्या होना चाहिए? इंस्टॉल होना चाहिए। मेरी फिजिकल मशीन है, मैं फिजिकल मशीन से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कॉपी द ये आरडीएस कहाँ गया मेरा? चलिए जब तक मेरा ओपन हो रहा है I'm just EFS को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि चार्जेबल सर्विसेज हैं गाइस। तो फिजिकल मशीन पे भी मुझे अगर एक्सेस करना है गाइस तो सिंपल सा है, आई एम कॉपी द endpoint, this is my Windows 10 physical machine. Cloud RDS, give the any name, host name, you can give the endpoint, username is admin, and the password is look like password 123. Now okay, now the cloud click. So अगर आपने वहां पे डेटाबेस को पब्लिक नहीं करा हुआ तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रखना। And now clear guys? Now the RDS and EFS is clear guys, please reply. And now I'm delete all servers, क्योंकि आपको पता है कि अगर रनिंग रहेंगे तो क्या होगा, बिल बनेगा। Now I'm terminate this all servers. Thank you guys, enough for today, continue.